अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे, इन सभी बहुजन समाज के महापुरुषों को करता हूं। आज का यह विदर्भ शाहू फुले अंबेडकर युवा सम्मेलन का आयोजन अन्नाभाऊ साठे स्मृति, इसलिए विशेष रूप से मैं साहित्य सम्राट, बहुजनों के नेता, कामगारों के नेता अन्नाभाऊ साठे इनको आज के इस युवा सम्मेलन में प्रमुख मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश माने जी, विशेष रूप से आज यहां पर उपस्थित हुए हैं प्रमुख अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के डीन डॉक्टर अरण्यकर जी, मंच पर उपस्थित ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती छायाताई कुरुटकर जी, वर्धा जिले की ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर चेतना सवाई जी, हमारे बहुजन आंदोलन के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक मोहम्मद शफी साहब, वर्धा के दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता माननीय चेतन पेंदाम जी, मंच पर विद्यमान विनोद पाटिल जी, स्वर्गजीत बंसोड़े जी, संजय सूर्यवंशी, मेश्राम जी, और जिन्होंने इस सम्मेलन का सफल रूप से आयोजन किया है वे माननीय अरविंद खैरकर जी, उनके सारे सहकारी और यहां पर उपस्थित युवा मित्रों, बहनों, भाइयों, इतने बड़े तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी इकट्ठा हुई है और इतने बड़े रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन के पीछे जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। अपने प्रास्ताविक में खैरकर जी ने कहा कि युवा पीढ़ी का लक्ष्य क्या है, युवा पीढ़ी के सामने समस्याएं क्या है, सवाल क्या है, और विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। तो इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए और इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने पूरे महाराष्ट्र में 5 इस प्रकार के युवा सम्मेलनों का आयोजन किया है। पहला युवा सम्मेलन मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ, हॉल पूरी तरह से भर गया था। दूसरा युवा सम्मेलन पूना में हुआ, तीसरा युवा सम्मेलन फिर मुंबई में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, और ये आज का चौथा युवा सम्मेलन है जो विदर्भ के इस इलाके में हो रहा है, जहां पर पूरे विदर्भ से युवा आए हुए हैं। 5वां नागपुर में होगा। मुझे खुशी इस बात की एलन में बड़ी भारी संख्या में युवा लोग आए हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि युवाओं में काफी युवा कुछ करना चाहते हैं लेकिन मार्गदर्शन की कमी है। यही मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय माने जी यहां पर आए हुए हैं और मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पर आए। लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है।
मित्रों, आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, समस्याएं काफी है। पढ़ाई की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, एडमिशन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आपको स्थान प्राप्त करने की समस्या है, ये पूरे सिस्टम में घुसने की समस्या है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, रोजगार नहीं है, और भी कई समस्याएं होंगी। आप युवा होने के नाते आप पढ़ाई तो करते ही होंगे और न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे। 2 दिन पहले का समाचार है, विश्व हिंदू परिषद का एक नेता अशोक सिंघल कहता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में क्रांति हुई है और 2020 तक हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और 2030 तक पूरे देश को, पूरे विश्व को हिंदू विश्व घोषित करेंगे। और ये बात उनको किसने बताई? तो सत्य साई बाबा ने बताई। ये जो फ्रॉड सत्य साई बाबा था आंध्र प्रदेश का, वो सत्य साई बाबा के दर्शन करने ये गया था अशोक सिंघल, और उसको इन्होंने बात बताई, ऐसा उन्होंने भाषण में बताया। लेकिन इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। तो अभी आप देखिए कि क्या क्या होने जा रहा है। अभी बताया गया कि नरेंद्र मोदी हर सभा में युवाओं को आमंत्रित करते थे, युवाओं को बड़ा उन्होंने लुभाया और युवाओं के वोटों के आधार पर जीत के आए, ये बात सच है। आज हमारे देश में 65% युवा 40 साल से नीचे हैं। 65% जनसंख्या, युवा नहीं, 65% जनसंख्या 40 साल से नीचे है और 45% युवा वोटर है। 45% वोटर युवा है। ये बात उन्होंने जान ली और बरोबर युवाओं को आकर्षित करने का तरीका अपनाया। मीडिया में पूरा युवाओं को आकर्षित किया, बड़े बड़े नारे दिए। और अब क्या हो रहा है? अभी कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, तो बोलते 25 साल लग जाएंगे। ऐसा वो अमित शाह बोलता है कि अच्छे दिन आने के लिए 25 साल लग जाएंगे। हमारे युवाओं को गुमराह किया गया है। आज से नहीं, कई सालों से, कई पीढ़ियों से हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। हमारे युवा लोग इनके गुलाम बन गए, आज भी गुलाम है। तो हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? हमारी दिशा क्या होनी? इसलिए जब ये अशोक सिंघल कहता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां पर बड़ी क्रांति हुई, तो कि आज से 2300 साल पहले एक प्रतिक्रांति हुई थी, जब पुष्यमित्र शुंग ने, जब पुष्य बृहद्रथ की हत्या की थी और उसके 2003 से 300 साल के बाद फिर अभी एक नई प्रतिक्रांति होने जा रही है, क्योंकि क्रांति की दिशा में हम बढ़ रहे थे। हम तो ये मानते हैं कि बाबा साहब ने जब इस देश को सारे धर्म ग्रंथों को कचरे की टोपली में डालकर संविधान नाम का एक, जिसके इस पर बेसिस पर पूरा देश चल रहा है, तो एक क्रांति की शुरुआत थी। हमारा संविधान एक क्रांति की शुरुआत है। माने साहब उसको अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसा क्रांतिकारक ग्रंथ है ये। लेकिन फिर से प्रतिक्रांति की शुरुआत हो गई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कई समस्याएं हैं। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियों में आरक्षण नहीं, आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो इस देश का वित्त मंत्री इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही जाने के लिए, रिव्यू पिटीशन डालने के लिए अपने बैंकों के चेयरमैन से कह रहा है हमारे युवाओं को वो ज्यादा ना पढ़े, इसलिए स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं बनाई जा रही है। उनको केवल रोजगार मिलेगा, वो केवल जिंदा रहेंगे, उसके आगे कार की योजनाएं बनाई जा रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारा कोई सहयोग नहीं है, हमारा कोई सहभाग नहीं। सहयोग है लेकिन सहभाग नहीं है। सहयोग है लेकिन सहभाग नहीं। हमारा कितना सहभाग है इस देश की अर्थव्यवस्था में? ऐसा स्टैटिस्टिक्स कहता है कि केवल 12% लोग इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। और ये कौन है?
तो इस देश के उद्योगपति है, इस देश के व्यापारी है, इस देश के जमींदार है, यही लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे वो भाजपा का शासन हो, इस देश की अर्थव्यवस्था को कुछ चंद लोग ही संभाल रहे हैं। और हम जो उसके बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वो आज भी रोटी के लिए, अनाज के लिए तड़प रहे हैं। ये स्थिति है, इसके ऊपर हमको सोचना होगा कि नहीं? हमारे युवाओं को कुछ डायरेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? हमने जिन लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के पार्लियामेंट में भेजा था, उन्होंने कभी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कभी भी आर्थिक प्रश्न पर सवाल नहीं पूछा। और ये हमारा जो राज्यसभा सदस्य है, ये बंबई में पूछता है की मुंबईच्या हॉटेलमध्ये मराठी डिश आम्हाला मिळणार आहे की नाही? मला म्हणतो मुंबईच्या हॉटेलमध्ये मराठी डिश जेवणामध्ये ठेवली पाहिजे। तो फोकस कहां पर है? किस चीज के लिए हम आंदोलन करें? आप समझ गए होंगे। अगर जिन लोगों को नहीं मालूम तो मैं नाम भी बता देता हूं, लेकिन मैं किसी का जनरली नाम नहीं लेता हूं, तो इसलिए आज भी नहीं लूंगा। लेकिन हमारा नेता बोलता है कि मराठी हॉटेलमध्ये मराठी आम्हाला मिसळ मिळाली पाहिजे। तो ये हमारा फोकस है, बहुजन समाज के नेता का ये फोकस है। क्या होना चाहिए फोकस? फोकस होना चाहिए रोजगार, फोकस होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था में हमारा सहभाग कितना है, फोकस होना चाहिए नौकरी मिलना चाहिए, फोकस होना चाहिए उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। मुसलमान समाज में उच्च शिक्षा का प्रतिशत कितना है आप जानते हैं? अतिशय कम है, बहुत कम है। केवल 1.5% ग्रेजुएट है। जो पढ़े लिखे हैं उसमें केवल 1.5% ग्रेजुएट है। अनुसूचित जाति में तो कम से कम ज्यादा है। अनुसूचित जाति के ग्रेजुएट तो 2.5% से ज्यादा है। मुसलमान समाज में केवल 1.5% ग्रेजुएट है। उनके 98% लोग ये मैट्रिक से नीचे है और केवल 0.5% लोग मैट्रिक से ऊपर है। तो ये स्थिति है, और जो है उसमें 1.5% ग्रेजुएट है। ये इन सवालों के ऊपर अपने को सोचना चाहिए कि नहीं हमारे बहुजन युवाओं को? तो ये सवाल छोड़कर, रोजगार के सवाल छोड़कर अन्य सवालों के ऊपर हम लोग अन्य छोटी छोटी बातें कहते हैं, इसके ऊपर केंद्रित किया जा रहा है हमारे चर्चा के विषय। तो इसलिए मित्रों, डायरेक्शन हमें दी गई नहीं, डायरेक्शन हमें मिली नहीं। वो डायरेक्शन हमको देना पड़ेगा हमारे युवाओं को, तभी जाकर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, सशक्त भारत का निर्माण करेंगे और बाबा साहब ने जैसे कहा था, इस देश की शासन करती जमात बनेंगे। शासन करती जमात ऐसे नहीं बनेंगे, उनको डायरेक्शन देना होगा, और इसीलिए यही डायरेक्शन हमको यहां पर मिलनी चाहिए। आज हमारे बच्चों को डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, इसीलिए लोग जा रहे हैं मनसे में। मुंबई के 60% दलित युवक मनसे में या शिवसेना में है। ये क्या करते हैं? ये गणपति बिठाते हैं, गणपति खींच के लाते हैं। आपको मालूम है बंबई में जब गणपति बैठता है तो गणपति को वो फैक्ट्री से उठा के लाना पड़ता है। कोई लोग बैलगाड़ी में लाते हैं, कोई ट्रक में लाते हैं। ये ट्रक में लाने वाले और बैलगाड़ी में लाने वाले सारे लोग दलित है। 10 दिन तक गणपति के आगे जागना पड़ता है रात को, ताकि कोई गणपति के साथ छेड़खानी ना करे। ये सोने वाले और जागने वाले लोग भी दलित है। फिर उसका विसर्जन किया जाता है, ये भी लोग दलित हैं। बम्बई में सैकड़ों दही हंडियां फोड़ी जाती है, ये सारे दही हंडी फोड़ने वाले दलित हैं। दलित बच्चों को इस प्रकार से इन कामों में लगाया जा रहा है। आज तक ठाकरे परिवार का कोई आदमी रास्ते पर उतरकर आंदोलन नहीं किया। उसने कंडीशन रूम में बैठ के आंदोलन करते हैं और पूरे महाराष्ट्र को अभी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। आज भी हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है। तो इनको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, ताकि हम अपना लक्ष्य, हमने ये कदम उठाया है तो हम चाहते हैं कि हम मिले। इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, इस पॉजिटिव एनर्जी को हमारे उद्दिष्ट को हासिल करने के लिए सकारात्मक रूप से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके लिए हमको ये इन युवाओं की जरूरत है, और युवाओं को भी इस बात की जरूरत होनी चाहिए कि वो भी इस दिशा में आगे बढ़े। जैसा कि मैं कहता हूं कि और बाबा साहब कहते हैं, और उनका पढ़ा हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि संघर्ष का इतिहास है। ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति, यानी पहला जो ब्राह्मण संस्कृति और वैदिक संस्कृति के अगेंस्ट में जो हल्ला किया था, वो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने किया था।
वहां 300-400 साल तक रही, उसके बाद में फिर प्रतिक्रांति होती गई और हमारी ये हालत हुई। फिर दूसरी बार क्रांति हुई जो बाबा साहब ने की, फिर से भाजपा आई है सत्ता में, फिर से प्रतिक्रांति हो रही है। हमको सजग हो जाना चाहिए। अगर हम सजग नहीं हुए तो हमारी भी मौत हो सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में व्यापार, जैसे आसाराम बापू के कथ हुई, ये सारे लोग गवाह है, साक्षीदार है। देखिए गुनाह हो रहा है, साक्षीदारों को मारा जा रहा है। आगे चल के अगर एकजुट नहीं दिखाई तो हमको भी मार दिया जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के सामने बड़ी समस्या है और इसीलिए ये जो अभी समय आया है, ये समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमको एकजुट हो जाना चाहिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, समता मूलक, समता अधिष्ठित समाज व्यवस्था निर्माण करने के लिए और राष्ट्रीय सत्ता प्राप्त करने के लिए हमको आगे आना होगा। हमने जो प्रयोग किए हैं या जो भी अभी तक की बातें हैं, उसमें कुछ गलतियां रही, उसमें कुछ प्रैक्टिकल गलतियां रही। विचारधारा सही है लेकिन उसकी अमल बजावनी, उस पर अमल हो सकता है कहीं पर कुछ कमियां रह गई है। कल हमारा जो एक नागपुर में मीटिंग हुआ तो वहां पर कुछ लोगों ने सवाल पूछे। एक आदमी ने सवाल पूछा कि इसके पहले भी लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, 92 में, 93 में, 94 में, उन्होंने भी अपना अलग से संगठन बनाया था, उनकी क्या हालत हो गई। सवाल बिल्कुल सही था लेकिन उसका दिया कुछ मैंने दिया। मेरा उसमें यह जवाब है कि 93 साल में 1909 लड़का पैदा हुआ, उसकी उम्र क्या है आज? उसकी उम्र है 22 साल की। तो 22 साल में कुछ भी नहीं हुआ क्या? बच्चा 93 में पैदा हुआ, उसकी 22 साल की उम्र आज है, वो आज मतदाता है। उसकी अपेक्षाएं क्या है? वो क्या चाहता है सिस्टम से? तो वो सिस्टम से जो चाहता है वो उसको देना पड़ेगा। परिस्थिति बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। अब युवा सवाल करता है, अब युवा जवाब चाहता है, सिस्टम की जो कमियां है उसको उठाता है। आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। अब वो जमाना नहीं रहा कि मूक दृष्टि से हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे और जो जो होता है उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है। पूरे भारत के अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम लोगों का योगदान है, महाराष्ट्र का योगदान है, ये आप सब लोग जानते हैं। और उस योगदान को हम जाया नहीं जाने देंगे, वाया नहीं जाने देंगे। उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, नए विचार सामने लाने की आवश्यकता है, नए सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, उसको हल निकालने पड़ेंगे। और इसके लिए इस आज का युवा सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। आप सब लोग इतनी बड़ी भारी मात्रा में यहां पर आए हैं, इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं इस बात को मानता हूं कि यहां पर पूरे विदर्भ से सारे लोग आए हैं। एक नई शक्ति, नई चेतना हम लोग बना रहे हैं और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे स्तर पर विजय प्राप्त करेंगे, पंचायत समिति में विजय प्राप्त करेंगे, जिला परिषद में विजय प्राप्त करेंगे, यूनिवर्सिटी में विजय प्राप्त करेंगे, नगर पालिका में विजय प्राप्त करेंगे, महानगर पालिका में विजय प्राप्त करेंगे और फिर बारी आएगी विधानसभा के, उसमें भी विजय प्राप्त करेंगे। ये हौसला आप रखिए, एक शुरुआत है, इसका बहुत बड़ा जुनून होने जा रहा है और इस बात को बताने के लिए हम यहां पर आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का यहां पर मुझे के रूप में मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय